सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने बात करने आया हूं चालुक्य और पल्लव वंश, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। इनकी जो प्रशासनिक नीतियां थी, यहाँ पर किस समुदाय का वर्चस्व था और लोक कला साहित्य के बारे में हम बात करने आए हैं। मित्रों, आपने इससे पहले के जितने भी वंश देखे, जिसमें सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्यों का देखा, उनकी शासन पद्धति में एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल हुआ करता था। जब आपने गुप्त काल देखा, क्योंकि एकीकरण की अगर हम बात करें तो मौर्यों के बाद गुप्त काल ही ऐसा था जिसने एक विस्तृत क्षेत्र पर भारत के राज्य स्थापित किया। हालांकि गुप्तों का साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था जितना मौर्यों का हुआ करता था, लेकिन फिर भी एक प्रभावशाली साम्राज्य उनका स्थापित था। उन्होंने इतने बड़े मंत्रिमंडल के स्थान पर सामंती व्यवस्था को चुना और उन्हीं के सामंत, क्योंकि सामंती व्यवस्था के अंतर्गत मौर्यों से भी बड़ी विशाल सेना वो खड़ा कर सकते थे, लेकिन यही सामंती व्यवस्था ही उनके पतन का कारण भी बनी। जब सामंत ज्यादा मजबूती से उभरकर सामने आए तो गुप्तों को बाद में दोबारा साम्राज्य स्थापित करने का उन्होंने मौका नहीं दिया। आज हम बात करेंगे उसके बाद दक्षिण भारत की, जहां पर दो वंश आपने पिछले अध्याय में देखा होगा लगातार आपस में संघर्ष कर रहे थे। भले ही संघर्ष आपस में दो वंशों का हो, परंतु इनकी एक समानता बरकरार है कि ब्राह्मणों की जय जयकार इस वंश में भी होती रही। आदिकाल से ही परंपरा चलती रही। ब्राह्मणों को बिना कर के भूमि दान देने की प्रथा, जो अग्रहार कहलाती थी, वो कंटिन्यू यहाँ पर चलती रही। आप मानचित्र में भी देखेंगे तो चालुक्यों का ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, पेनार नदी से नर्मदा नदी के तट का ये चालुक्यों का क्षेत्र था, जो रेड पेन से आपको दिख रहा है। नीचे पल्लवों का देखिए आप, पेनार से लेकर कावेरी का तट का क्षेत्र। इसका डिस्कस तो हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, जो एक क्षेत्र था। वहीं कदंबों का क्षेत्र आप देखिए, कदंबों का क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक और रेवती द्वीप यानी गोवा के आसपास का था। गंग शासकों की अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी कर्नाटक की तरफ ये भी अपना साम्राज्य स्थापित करके बैठे थे। अब इन परिस्थितियों में आरंभिक दौर में कदंब शासकों ने पल्लव शासकों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी की। एक्चुअल में कदंब वंश का जो शासक था मयूर शर्मन, कांची उस समय पर शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। बड़े बड़े विद्वान वहां से शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ा करते थे। तो इसी कांची में, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कांची लिखा हुआ है, पल्लवों की जो राजधानी रहा, यहीं से कदंब शासक मयूर शर्मन शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। पल्लव उसका अपमान करके उसे वहां से धक्के देकर निकाल देते हैं, जिसका बदला मयूर शर्मन पल्लव शासकों को हराकर देता है। हालांकि बाद में पल्लव उनका उन्मूलन कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सत्ता को एक वैलिडिटी दे देते हैं कि आप इस क्षेत्र में कदम अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद चालुक्य वंश जो आएगा वो कदंबों का पूर्णतः नाश कर देगा। पिछले अध्याय में भी आप देखिए कि इनका कदंबों का पूर्णतः नाश करने के लिए कीर्तिवर्मन और मंगलेश का नाम आपको वहां पर दिखेगा। आप इतिहास को पढ़ रहे हैं, देखिए मुझे सारी चीजें पुरानी डाटा याद है। आप अगर मेरे पुराने वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको पुरानी वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं एक व्यवस्थित क्रम में पूरे सिस्टम के हिसाब से आपको बता रहा हूं। ये वीडियो यूपीएससी मेंस लिखने में भी आपके काफी काम आएगा, तो आप इसको आराम से सुनते जाइए। वहीं गंग शासकों की अगर हम बात करें, गंग शासक इनके और एक और प्रतिद्वंदी थे। देखिए, गंग शासकों में भी ब्राह्मणों की बहुत जय जयकार होती थी। इनके मिले ताम्रपत्र इस बात का संकेत देते हैं कि इन्होंने ब्राह्मणों को भारी मात्रा में भूमि अनुदान की, यानी कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने से तात्पर्य यह है कि इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि बिना टैक्स के दी, जिस पर उन्होंने खेती भी करी। अब हम बात करते हैं कदंबों की। कदंबों ने भी ब्राह्मणों को खूब भूमि दान की, लेकिन उनके ताम्रपत्रों से यह ज्ञात होता है कि कदंबों ने ब्राह्मणों से ज्यादा जैन धर्म को वैल्यूज दी और जैनियों को भूमि दान की। हालांकि ब्राह्मणों का वर्चस्व वहां पर भी बना रहा। बात करें पल्लव शासकों की, तो पल्लव शासक तो पूर्णतः ब्राह्मण थे। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया। अभी मंदिरों की बात हम थोड़े समय बाद करने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ की एक प्रशासनिक इकाई की भी बात करें तो ब्राह्मणों के इस वर्चस्व को कम करने के लिए कलब्रों को, देखिए पल्लव का मतलब होता था लताएं, तमिल में इसका एक और अर्थ होता है डाकू। तो पल्लवों को सभ्य होने में काफी समय भी लगा और पल्लवों ने ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा अनुदान किया, ताकि वो भी ब्राह्मणों में मिलकर अपने आप को ये साबित कर सके कि हम ब्राह्मणों के पोषक हैं, उनको हम अपने साम्राज्य में बहुत अच्छा स्थान देते हैं, उनको अनुदान देते हैं। तो ब्राह्मणों का तो चारों तरफ से फायदा होने ही लगा। वो विष्टि करवाने लगे। विष्टि का मतलब मैं बता चुका हूं, बेगार, बिना निःशुल्क श्रम।
जब भूमि अनुदान मिलने लगी, बड़े बड़े विस्तृत क्षेत्र पर वो खेती कराने लगे, जिस जगह पर उनको कृषक नहीं मिलते थे, कृषक अब सामान्य थे शूद्र हुआ करते थे, कृषक नहीं होते थे तो दूसरे क्षेत्रों से उन्हें बटाईदार या अन्य श्रमिक मिल जाया करते थे, ऐसी सुविधा उन्हें थी। अभी हम बात करेंगे कि ब्राह्मणों के गांव को क्या कहा जाता था और वाणिकों के यानी व्यापारियों के गांव को क्या कहा जाता था, हम उसका अभी अध्ययन करेंगे। तो कलब्र इस बात के बिल्कुल विरोधी थे कि ब्राह्मणों को भूमिदान नहीं मिलेगी। उन्होंने ब्राह्मणों के इस अनुदान को चुनौती दी। वो चुनौती इतनी कठिन हो गई कि एक दौर ऐसा भी आया कि दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य, ये क्षेत्र पांड्य का क्षेत्र है, ये चोल, चेर और पांड्यों को उन्होंने अपना गुलाम बना दिया कलब्रों ने। कलब्रों का एक और नाम भी था जिसको दुष्ट राजा के नाम से बुलाया जाता था। तो ये तीनों राजाओं को हराने के बाद पल्लवों को चालुक्य और पांड्यों यानी अपने दुश्मनों के साथ मिलकर ब्राह्मणी वर्चस्व को बचाने के लिए युद्ध लड़ना पड़ा, जिसके बाद इस कलब्रों के विद्रोह को दबाया जा सका। ये एक महत्वपूर्ण घटना उस दौर की घटती है। चालुक्य की अगर हम बात करें तो चालुक्य ने स्वयं को ब्रह्मा, मनु इनका वंशज बताया और ये दिखाने की कोशिश करी कि हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, परंतु वास्तव में वो वहां की एक लोकल कन्नड़ जनजाति के लोग थे जिनको ब्राह्मण के आश्रय के प्राप्त मतलब ब्राह्मणों ने जब आश्रय दिया उसके बाद उन्हें क्षत्रिय वंश में माना गया। ऐसा इतिहास में उनके ताम्रपत्रों में मिलता है। तो क्षत्रियों के तौर पर चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इन्होंने यहां पर स्थापत्य कला की वो बेजोड़ नमूने पेश किए जिसके बारे में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। चालुक्यों की राजधानी वातापी हुआ करती थी। देखिए वातापी, पट्टदकल और ऐहोल, ये तीन प्रमुख शहर हैं जो चालुक्यों के हैं। यहां पर उन्होंने बहुत अच्छी स्थापत्य कला के नमूने दिखाए। इन तीनों के मैं और भी एक शॉर्टकट नाम देता हूं जो परीक्षा में अगर आपसे पूछे जाए तो आप तैयार होइएगा। स्थापत्य कला का विद्यालय ऐहोल को कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, स्थापत्य कला का विद्यालय ऐहोल को कहा जाता है। ध्यान से आप देखते जाइए। स्थापत्य कला का महाविद्यालय वातापी को कहा जाता है। स्थापत्य कला का महाविद्यालय के नाम से वातापी प्रसिद्ध है। वहीं स्थापत्य कला का विश्वविद्यालय पट्टदकल को कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का ये प्रमुख तीन शहर जो जिस नाम से भी जाने जाते हैं, आप ध्यान से सुनिए। अब इन स्थानों पर किन किन मंदिरों का निर्माण हुआ हमने पिछले वीडियो में भी बताया आपको। भले ही उसमें हमने एक संघर्ष दिखाया था पल्लव और चालुक्यों का, लेकिन उनके राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों का भी वहां पर उल्लेख हुआ था। इसलिए मुझे ये चीजें आपके दिमाग से स्किप हो सकती हैं। एक अन्य वीडियो भी बनाना पड़ा जिससे आप एक प्रॉपर नोट्स भी बना सके और इनके बारे में जानकारियां भी प्राप्त कर सके। तभी मैंने मानचित्र का इस्तेमाल किया कि आपको इनकी लोकेशन भी मिल सके। तो देखिए ये इलाका है जो आप देख रहे हैं ऐहोल का। ऐहोल का ये वही अभिलेख है जिससे हमें हर्षवर्धन के युद्ध की भी जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर 60 मंदिर हैं, कई प्रकार के मंदिर यहाँ पर हमें मिलते हैं, जिसे कहा जाता है स्थापत्य कला का विद्यालय। अभी जब मैं सारे मंदिर बताऊंगा आपको डिटेल में बताऊंगा, आप मानचित्र में इनकी लोकेशन देख सकते हैं। ए से मैंने ऐहोल को दिखाया है, वी से मैंने वातापी को और पी से मैंने पट्टदकल को दिखाया है। पट्टदकल, ध्यान से आप देखते जाइएगा। अच्छा, इनके दौर में वैष्णव धर्म और शैव धर्म यानी भगवान विष्णु को मानने वाले और शिव को मानने वाले इनका काफी बोला बाला रहा, क्योंकि प्रचार ब्राह्मण वंश का ही था। और ऐसे में भगवान विष्णु और भगवान शिव के आराध्य देवताओं का आराध्य जो पूजक हैं उनका काफी ज्यादा बोला बाला हुआ। जो अलवार संत थे वो विष्णु को मानने वाले थे, जो विष्णु के उपासक थे वो अलवार संत माने जाते थे और जो शिव के उपासक थे वो नैनार संत माने जाते थे। इस बात को बिल्कुल गौर से सुनिए, क्योंकि अलवार संत और नैनार संतों से परीक्षा में कई सवाल पूछे जाते हैं। अलवार संत और नैनार संत, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको ब्राह्मणों का वर्चस्व यहां पर दिखा, कलब्रों का विरोध यहां पर दिखा आपको, कदम्बों का जैन प्रेम हमने उसके बारे में डिस्कस किया और मंदिरों का संपोषण। अब हम बात करते हैं, एक हाईलाइट लगाते हैं मंदिरों पर। चालुक्य और पल्लव वंश में किस तरह से मंदिरों का निर्माण होता है। देखिए प्रमुख मंदिरों में रथ मंदिर, ध्यान से देखिए। रथ मंदिर का निर्माण हमने आपको पिछले अध्याय में भी बताया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया, जिसका कार्यकाल 609 से 642 ईस्वी तक, सॉरी ये तो पुलकेशिन प्रथम का था, जिसका 600 से 630 वर्ष तक कार्यकाल है। आप देखिए उसमें गौर से, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम 630 ईस्वी से 668,
630 ईस्वी से 668 तक नरसिंह प्रथम का साम्राज्य था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है ना। तो वह उन्होंने बनाया रथ मंदिर और धर्मराज मंदिर। ये परीक्षा में पूछा जाए तो गौर करिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम की ये कृतियां हैं। रथ मंदिर जो महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम को 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया, पट्टदकल को भी घोषित किया है। ये सारे स्थान जो मंदिरों की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। महाबलीपुरम तो काफी प्रसिद्ध है, वहां पर तो मंदिरों की एक पूरी झड़ी लगी हुई है जो इन्होंने बनाया। महाबलीपुरम यानी मामल्लपुरम को हम कहते हैं। मामल्लपुर शैली जो मंदिरों की द्रविड़ शैली है, उसका आविष्कार करने का श्रेय भी नरसिंह वर्मन प्रथम को जाता है। तो रथ मंदिर और धर्मराज मंदिर ये महाबलीपुरम में है, जो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाए गए। अच्छा, बादामी का गुफा मंदिर कीर्तिवर्मन ने बनाया, जिसको पूरा किया मंगलेश ने। पिछली वीडियो में जाइए और देखिए, मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया है। बादामी का गुफा मंदिर उन्होंने बनाया। शिव मंदिर पट्टदकल में विजयादित्य ने बनाया। पट्टदकल वही जिसकी हमने बात की, स्थापत्य कला का विश्वविद्यालय, पी से आपको डिनोट किया होगा मानचित्र में, देखिए वहां पर एक शिव मंदिर है जिसकी स्थापना की विजयादित्य ने, जो चालुक्य नरेश है, क्योंकि ये चालुक्यों का ही क्षेत्र है। ऐहोल, बादामी और पट्टदकल तीनों चालुक्य के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कांची और मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम ये पल्लवों के अधीन आते हैं। राज सिद्धेश्वर मंदिर, जिसका नाम कैलाश मंदिर भी है। राज राजेश्वर मंदिर अलग है, वो राजराज प्रथम चोल वंश द्वारा बनाया गया था। ध्यान से सुनिए, तंजौर में, इसी के नीचे ये राज सिद्धेश्वर मंदिर है जो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया। इसका दूसरा नाम कैलाशनाथ मंदिर भी है। और एक और कैलाशनाथ मंदिर है जो एलोरा में राष्ट्रकूटों ने बनाया। अभी हम राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कृष्ण प्रथम ने वो बनाया था। फिलहाल आप देखिए, राज सिद्धेश्वर मंदिर जिसकी स्थापना की नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और यहीं पर है ऐरावतेश्वर मंदिर, ये पिछले अध्याय में भी हमने आपको बताया है। अच्छा, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु ने आदि वराह मंदिर बनाया, क्योंकि वो विष्णु का उपासक था। उसने आदि वराह की उपाधि भी ली और वहां पर उसने अपनी 2 पत्नियों की प्रतिमा भी लगाई। इस पर भी डिस्कस हमने किया है। अच्छा, विक्रमादित्य सेकंड, ये नाम विक्रमादित्य है। हाँ, आप इसके आगे जबरदस्ती चंद्रगुप्त मत लगा देना, वो उत्तर भारत के राजा थे। तो इन्होंने अपनी 2 पत्नियों के कहने पर 2 मंदिरों का निर्माण पट्टदकल में कराया, यानी स्थापत्य कला के विश्वविद्यालय में। एक का नाम था त्रैलोकेश्वर नाथ और एक का था लोकेश्वर नाथ। त्रैलोकेश्वर नाथ और लोकेश्वर नाथ, इनकी स्थापना की विक्रमादित्य सेकंड ने। ध्यान से देखते रहिए। अच्छा, पट्टदकल में एक प्रसिद्ध मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, वहीं पर पड़ता है क्षेत्र। इसको बनाने का श्रेय विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी, जिनके नाम पर एक मंदिर भी बनाया गया था, लोकेश्वर नाथ लोक महादेवी ने निर्माण कराया विरूपाक्ष मंदिर का। ये इन सारे मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है, महाबलीपुरम के मंदिर और पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर। ये इन सारे मंदिरों में जो आपको पीछे दिख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। आप बिल्कुल इस पर याद कर लीजिए इसको। अच्छा, तो इन मंदिरों को बनाने के लिए और एक विशाल सेना को तैयार करने के लिए टैक्स इन राजाओं के पास कहां से आता था? कृषक यहां पर थे। हर बार की तरह इस बार भी कृषि भूमि से ही सर्वाधिक टैक्स लिया जाता था। राजा जिस क्षेत्र में निकलता था, चाहे वो न्याय के लिए हो चाहे उसकी सेना हो, तो गांव वालों को जिस क्षेत्र में भी जाएगा, सैनिकों का भरण पोषण उनको करना पड़ेगा अपने खर्चे पर। राजा ताड़ी मतलब मदिरा निकालने के लिए, ताड़ी के लिए किसी भी पेड़ को ले सकता था। राजा एक बड़ा भूभाग कृषि टैक्स के रूप में लेता था, जिसकी वजह से वो अपनी सेना और इस लोक साहित्य में खर्च कर सकता था। ध्यान से मेरी बातों को आप सुनते जाइएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणों को भूमि भी दी जाती थी। और भू राजस्व के आधार पर ही दक्षिण भारत में उस दौर में 3 तरह के गांव का जन्म होता है। पहला गांव है, देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूं, पहले गांव को बुलाता है उर वो गांव है जहां पर कृषक रहते हैं। कृषक मतलब कृषि करने वाले, जो भू राजस्व देते हैं, खेती करने वाले। इसमें कोई भी जाति हो सकती है, हालांकि ब्राह्मण इसमें नहीं होंगे क्योंकि ब्राह्मण तो फ्री में है। ब्राह्मणों से तो कोई टैक्स लिया जाना है नहीं, उल्टा उनको तो भूमिदान मिलता है, ऐसा तो उनके ताम्रपत्रों में लिखा है। और इसका विरोध करने वाले कलब्रों को तो तीनों ने मिलकर दबा दिया। तो उन गांवों को कहा जाता था जिनमें रहते थे कृषक यानी कृषि करने वाले लोग। सभा दूसरे प्रकार के गांव थे, यहां पर रहते थे ब्रह्मदेय भूमि वाले, यानी कि ब्राह्मण लोग, अग्रहार के रूप में जिनको ये भूमि मिलती थी, जिस पर वो कोई टैक्स नहीं लेते थे। उल्टा वो
लोगों से मुफ्त में काम भी करा सकते थे। इसमें निःशुल्क बेगार विष्टि, ऐसे गांव को कहा जाता था सभा। ध्यान से सुनिए आप। और तीसरा जो शहर आपको गांव दिख रहा होगा नगरम के नाम से, वो था व्यापारियों का गांव, जहां पर व्यापार करने वाले व्यापारी रहते थे। इस प्रकार दक्षिण भारत के साम्राज्य में इन 3 तरह के गांव का विकास होता है। और दक्षिण भारत की एक प्रशासनिक शैली और यहाँ की लोक कला साहित्य के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके उपरांत हम बनाने वाले थे एक वीडियो त्रिकोणीय संघर्ष के ऊपर, परंतु फिर भी परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण लगी, तो मैंने आप तक पहुंचा दी। आप निश्चित तौर पर सारी वीडियो को लगातार देखिए, आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए, लगातार देखिए। हमारी अगली वीडियो का अब आप इंतजार करिए। धन्यवाद।